Hello students, welcome to RS Accounting classes. Today's we are going to discuss amalgamation of companies corporate account BCom third sem and ये मेरा टेलीग्राम चैनल है RS Accounting classes. आप इसको ज्वाइन कर लीजिए. यहाँ पर आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी. इसके अलावा स्टडी मटेरियल, सिलेबस PDF, सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे. सो प्लीज़ ज्वाइन इट. पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ अमलगमेशन कि जब 2 और मोर कंपनीज है जो सिमिलर बिजनेस कर रही थी उनका लिक्विडेशन हो जाएगा और जो एक न्यू कंपनी है उसकी फॉर्मेशन होगी. जिन कंपनीज का लिक्विडेशन हुआ है वो कौन सी कंपनीज होती हैं? ट्रांसफर कंपनी. और जिस कंपनी की फॉर्मेशन हुई है वो क्या हो जाएगी? ट्रांसफरी कंपनी. अब इसी कंटेस्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो गिवन है. तो फर्स्ट टर्म क्या है? देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स असेट परचेज्ड एंड बिजनेस परचेज्ड. तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक क्वेश्चन में मेंशन होगा कि जो ट्रांसफरी कंपनी है वो असेट्स को परचेज कर रही है या फिर बिजनेस को परचेज कर रही है. अगर वहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि असेट्स परचेज, इसका मीनिंग क्या होगा कि जो ट्रांसफरी कंपनी है उसने ट्रांसफर कंपनी की सिर्फ असेट्स को ही परचेज किया है. इसमें जो लाइबिलिटीज़ वगैरह है वो इंक्लूड नहीं है. असेट्स में कैश इंक्लूड होगा लेकिन जो लाइबिलिटीज़ है वो इंक्लूड नहीं होगी. अगर वहाँ पे क्वेश्चन में टर्म मेंशन है बिजनेस परचेज, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो ट्रांसफरी कंपनी है उसने पूरे बिजनेस को परचेज कर लिया, असेट्स को भी और साथ में लाइबिलिटीज़ को भी. सेकेंड टर्म क्या है? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स लाइबिलिटीज़ एंड ट्रेड लाइबिलिटीज़. तो लाइबिलिटीज़ टर्म में तो क्या हो जाएगा कि सारी की सारी लाइबिलिटीज़ ही इंक्लूड हैं, जैसे कि ट्रेड पेबल्स, डिबेंचर्स, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, वर्कमैन सेविंग अकाउंट. ये सारे के सारे आपके इंक्लूड हैं लाइबिलिटीज़ में. जो ट्रेड लाइबिलिटीज़ में सिर्फ वही लाइबिलिटीज़ इंक्लूड होंगी जो इनकर्ड हुई हैं. किस तरह से इनकर्ड हुई हैं कि कंपनी ने जो बिजनेस के लिए गुड्स को परचेज किया था क्रेडिट पे, तो यहाँ पे कौन सी लाइबिलिटी इंक्लूड होगी? ट्रेड में सिर्फ ट्रेड पेबल्स इंक्लूड होंगे. और ट्रेड पेबल्स में क्या क्या आते हैं? एक तो आ जाएंगे आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स और प्लस में आ जाएंगे बिल्स पेबल. थर्ड पॉइंट इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड फ्री रिजर्व्स. तो फर्स्ट इज जर्नल रिजर्व. तो जो जर्नल रिजर्व्स होते हैं वो कंपनी के प्रॉफिट में से क्रिएट किए जाएंगे और इनको क्रिएट करने का मेन पर्पस होता है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि जो जर्नल रिजर्व है उनका यूटिलाइजेशन हम किसी भी पर्पज से कर सकते हैं. सेकंड क्या है? डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व. इसके नेम से ही सजेस्ट हो रहा है कि जो ये रिजर्व होगा वो डिविडेंड की पेमेंट के लिए क्रिएट किया जाएगा. इस रिजर्व को भी हम कंपनी के जो प्रॉफिट है उसमें से क्रिएट करेंगे और ये रिजर्व है वो हेल्प करता है डिविडेंड रेट को मेंटेन करने के लिए कि जिस साल कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा हुए तो क्या करेगी कंपनी? प्रॉफिट का जो कुछ पार्ट है वो इस रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देगी. और जिस साल कंपनी को प्रॉफिट्स कम होंगे या फिर लॉस हो जाएंगे तो उस केस में उस रिजर्व में से जो डिविडेंड है उसको मतलब कि डिक्लेयर किया जाएगा. थर्ड क्या है? इंश्योरेंस फंड. जो एक कंपनी है उसको वेरियस टाइप के जो रिस्क हैं वो फेस करने पड़ते हैं. अब उन रिस्क से बचने के लिए कंपनी के पास 2 चॉइस हैं. या तो क्या करे वो इंश्योरेंस कंपनी से जो इंश्योरेंस है उसको परचेज करे और इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट करे. दूसरा क्या तरीका है कि इंश्योरेंस कंपनीज को इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट करने की बजाय अपनी ही कंपनी में जो इंश्योरेंस फंड है उसको क्रिएट कर लें और फिर जो भी रिस्क होगा उसको राइट ऑफ किया जाएगा इंश्योरेंस फंड में से. ये एक तरह का इंटरनल इंश्योरेंस होता है. और जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो जो इस फंड का बैलेंस होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को. क्योंकि लिक्विडेशन के बाद तो कोई रिस्क नहीं होने वाला तो हमें इस फंड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी और इस फंड का जो बैलेंस है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. फोर्थ इज वर्कमैन कंपनसेशन फंड एंड वर्कमैन एक्सीडेंट फंड. ये भी एक तरह के क्या है? इंटरनल इंश्योरेंस ही है, क्योंकि जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा तो इन फंड के जो बैलेंस है वो भी किसको रिप्रेजेंट करेंगे? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के बैलेंस को रिप्रेजेंट करेंगे. अगर इन केस कोई लाइबिलिटी है तो सबसे पहले इन फंड में से उस लाइबिलिटी की पेमेंट की जाएगी, उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उसको इक्विटी शेयर होल्डर्स को ट्रांसफ़र करेंगे. अब जब हमने इस अकाउंट का जो बैलेंस है, इन फंड का अकाउंट का बैलेंस है उसको क्लोज करना है तो उस केस में एंट्री क्या होगी?
जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, एक्सीडेंट फंड है, ये क्या है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, हमें इस फंड को ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे? इसको डेबिट। तो वर्कमैन कंपनसेशन और एक्सीडेंट फंड अकाउंट हो जाएगा डेबिट। लाइबिलिटी की पेमेंट करनी है तो टू बैंक अकाउंट, और जो बैलेंस बच गया वो कहाँ जाएगा? टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में। फोर्थ क्या है? एक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो ऐसे बहुत सारे लॉसेस होंगे कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के द्वारा पे किए जाएंगे, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हो गया, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स हो गया, कमीशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स हो गया, दैट इज अंडर राइटिंग कमीशन हो गया, और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए। फिफ्थ इज प्रोविजंस। तो जो बैलेंस शीट है ज़्यादातर जो प्रोविजंस के बैलेंस है उनको भी रिप्रेजेंट करती है, जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एंड क्रेडिटर्स। जो ये प्रोविजंस होते हैं ये लाइबिलिटी साइड दिखाए जाते हैं, और कई बार इनको असेट साइड ही, जो पर्टिकुलर असेट है उसमें से लेस करेंगे। जैसे कि प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स है, या तो हम इसको लाइबिलिटी साइड भी लिख सकते हैं या फिर सन्ड्री डेटर में से इसको लेस भी कर सकते हैं। और जो भी इनका बैलेंस होगा उसको कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में। सिक्स टर्म इज परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन वो प्राइस होता है जो ट्रांसफर कंपनी के द्वारा पे किया गया है ट्रांसफर कंपनी को फॉर द अमलगमेशन ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अकॉर्डिंग कंसिडरेशन फॉर अमलगमेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि एग्रीगेट टोटल किसका? शेयर्स का, अदर सिक्योरिटीज जो इशू की गई हैं, या फिर ट्रांसफर कंपनी के द्वारा जो कैश की फॉर्म में पेमेंट हुई है, या किसी असेट्स की फॉर्म में ट्रांसफर कंपनी ने पेमेंट करी है ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर्स को। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अकॉर्डिंग ये भी मेंशन किया जाता है कि जो परचेज कंसिडरेशन होगा उसमें जो पेमेंट करनी है किसको? डिबेंचर होल्डर्स को, और जो आउटसाइड लाइबिलिटीज़ है उनकी पेमेंट होगी वो इंक्लूड नहीं होगी। अगर ये प्रिज्यूम किया जाता है कि जो भी ट्रांसफर कंपनी है वो डिबेंचर होल्डर्स को भी और आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को भी टेक ओवर करती है, और उनकी पेमेंट भी ट्रांसफर कंपनी के द्वारा की जाएगी, वो उनको डिस्चार्ज करेगी अलग से, उस अमाउंट को परचेज कंसिडरेशन में इंक्लूड नहीं करते। और जो लाइबिलिटीज़ ट्रांसफर कंपनी के द्वारा टेक ओवर नहीं की गई है उनकी पेमेंट कौन करेगी? ट्रांसफर कंपनी ही करेगी। और परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करने के 4 मेथड्स हैं। फर्स्ट क्या है? लमसम मेथड, सेकंड नेट पेमेंट मेथड, थर्ड इज नेट असेट्स मेथड, एंड फोर्थ इज इंट्रिंसिक वर्थ मेथड। तो लमसम पेमेंट क्या होता है? लमसम में क्या होता है कि सारा अमाउंट एक साथ ही पे करना। तो इस मेथड में जो ट्रांसफर कंपनी है वो लमसम पेमेंट कर देगी ट्रांसफर कंपनी को फॉर द अमलगमेटिंग। जो अमलगमेशन है वो इन द नेचर ऑफ मर्जर भी हो सकता है और इन द नेचर ऑफ परचेज भी। फॉर एग्जाम्पल कि जो ए लिमिटेड है वो बी लिमिटेड के बिजनेस को परचेज कर रही है, और उसके बिजनेस को परचेज करने के लिए ए लिमिटेड ने उसको 10 लाख रुपीज़ की पेमेंट कर दी। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? लमसम का, क्योंकि यहाँ पे जो वही अमाउंट इंक्लूड होती है परचेज कंसिडरेशन में जिसकी पेमेंट सिर्फ किसको होगी? शेयर होल्डर्स को होगी। क्योंकि बिजनेस परचेज का मीनिंग क्या होता है कि ट्रांसफर कंपनी ने ट्रांसफर कंपनी की असेट्स एंड लाइबिलिटीज दोनों को अक्वायर किया। सेकंड मेथड क्या है? नेट पेमेंट मेथड। तो नेट पेमेंट मेथड में कैसे परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट किया जाएगा, और ज़्यादातर हम इसी मेथड को यूज़ करते हैं परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करने के लिए। और जब भी हमें नेट जो पेमेंट मेथड के अकॉर्डिंग परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको हमें ध्यान रखना होगा। तो फर्स्ट क्या है? ऑल पेमेंट्स मेड फॉर द शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफर कंपनी आर इंक्लूडेड इन द परचेज कंसिडरेशन। मतलब जो भी पेमेंट किसको की गई है? ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर्स को की गई है, उसी को परचेज कंसिडरेशन में इंक्लूड किया जाएगा। फिर चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट की गई हो या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट की गई हो। और पेमेंट किस फॉर्म में हो सकती है? कैश की फॉर्म में भी हो सकती है, एंड शेयर्स की फॉर्म में भी जो पेमेंट है वो कर सकती है ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर्स को। सेकंड क्या है कि जो परचेज कंसिडरेशन है वो कभी भी
उस पेमेंट को इंक्लूड नहीं करेगा जो डिबेंचर होल्डर्स को की गई है या फिर अदर आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को की गई है। क्योंकि यहाँ पे ये अज्यूम किया जाता है कि जो भी ट्रांसफरी कंपनी है उसने डिबेंचर्स को और जो आउटसाइड लाइबिलिटीज़ है उसको टेक ओवर किया है और उसकी जो पेमेंट है वो ट्रांसफरी कंपनी अलग से करेगी और उसको डिस्चार्ज किया जाएगा। लेकिन इस पेमेंट को परचेज कंसिडरेशन में इंक्लूड नहीं करना है, उसको हमें इग्नोर करना है। थर्ड क्या है कि जो पेमेंट किसके द्वारा की गई है, ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा की जाएगी फॉर द कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन द परचेज कंसिडरेशन। कि जब बिजनेस को अक्वायर किया जाता है तो क्या हो जाएगा, वाइंडिंग अप हो जाएगा। तो वाइंडिंग अप करने की जो कॉस्ट होगी, इनकर्ड होगी, एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए हैं, उनको भी परचेज कंसिडरेशन में आपने इंक्लूड नहीं करना है। थर्ड मेथड है नेट एसेट्स मेथड। तो कई बार ये पॉसिबल नहीं होता कि नेट पेमेंट मेथड से जो परचेज कंसिडरेशन है उसको कैलकुलेट किया जाए। फिर हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, नेट एसेट्स मेथड को यूज़ करेंगे। तो नेट एसेट्स में से हमें कुछ लेस करना होगा तभी हमारी जो एसेट है वो नेट आएंगी। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग जो परचेज कंसिडरेशन है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सन्ड्री एसेट्स में से लेस कर देंगे सन्ड्री लाइबिलिटीज़ को। और ये जो असेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू होगी कौन सी होगी, अग्रीड वैल्यू होगी। इस मेथड के अंडर जब भी परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट किया जाएगा तो कुछ पॉइंट्स है वो हमें ध्यान में रखने होंगे। पहला क्या पॉइंट है कि जो ट्रांसफरी कंपनी है उसने जिन असेट्स को टेक ओवर किया था सिर्फ उन्हीं असेट्स की अग्रीड वैल्यू को ऐड किया जाएगा परचेज कंसिडरेशन में। सेकेंड पॉइंट क्या है कि जो ट्रांसफरी कंपनी है उसने जिन लाइबिलिटीज़ को अक्वायर किया था सिर्फ उन्हीं की अग्रीड वैल्यू को लेस किया जाएगा, डिडक्ट किया जाएगा। और थर्ड क्या है कि जो कैश बैलेंस है ज़्यादातर एसेट्स में इंक्लूड होता है। अगर वो टेक ओवर नहीं करा, किसने टेक ओवर नहीं करा, ट्रांसफरी कंपनी ने टेक ओवर नहीं करा कैश को, तो उसको परचेज कंसिडरेशन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जो गुडविल है वो कैसी एसेट है, इनटेंजिबल एसेट है। इट मीन्स ना तो हम इसको टच कर सकते हैं और ना ही इसको हम देख सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स होते हुए भी जो गुडविल है वो एक वैल्यूएबल एसेट है, प्रॉफिटेबल एसेट है। तो इसीलिए गुडविल की वैल्यू को परचेज कंसिडरेशन में ऐड किया जाएगा। जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है उनको भी परचेज कंसिडरेशन में ऐड करना है। जो फिक्टिशियस एसेट्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, अगर वो रिटर्न ऑफ नहीं हुए तो उनको भी हम इसके अंडर परचेज कंसिडरेशन में ऐड नहीं करेंगे। और फिक्टिशियस एसेट्स कौन सी होती हैं, जो मतलब कि जिनका बेनिफिट हमें नहीं मिलने वाला, ये सिर्फ नाम मात्र की एसेट्स होती हैं, जैसे कि एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, डिस्काउंट और कमीशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। और साथ में हमें यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जो कंपनी ने, ट्रांसफरी कंपनी ने जब बिजनेस को टेक ओवर किया था तो वहाँ पे किस टर्म का यूज़ किया, असेट्स को टेक ओवर किया है या फिर बिजनेस को टेक ओवर किया है। अगर वो असेट्स को टेक ओवर करेगी इट मीन्स उसमें सिर्फ असेट्स ही इंक्लूड है, लाइबिलिटीज इंक्लूड नहीं है। अगर बिजनेस को टेक ओवर करेगी तो जो ट्रांसफरी कंपनी है उसने असेट्स को भी टेक ओवर किया और लाइबिलिटीज को भी टेक ओवर किया। ये जो मेथड है नेट असेट मेथड है, ये तभी यूज होता है जब नेट पेमेंट मेथड अडोप्ट नहीं किया जा सकता, जब हम उसको यूज नहीं कर सकते। फोर्थ एंड लास्ट मेथड है इंट्रिंसिक वर्थ मेथड। जो ये मेथड है वो नेट असेट मेथड के जैसा ही है, बस उसमें थोड़े से हमने वेरिएशन कर दिए। तो कई बार क्या होता है कि जो ट्रांसफर कंपनी के शेयर्स हैं और उनकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी उसके बेसिस पे जो परचेज कंसिडरेशन है उसको कैलकुलेट किया जाएगा। जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेट असेट्स को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से, और फिर हमने क्या निकालना है, परचेज कंसिडरेशन। वो कैसे निकलेगा कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स के साथ। ठीक है, देखो इसी फॉर्मूला में कैसे, नेट असेट्स क्या होता है, सन्ड्री असेट्स में से हमने आउटसाइड लाइबिलिटीज को माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ गई, नेट असेट्स आ गई। जो थर्ड मेथड था उसमें हमारा यही क्या था, असेट्स माइनस में लाइबिलिटी परचेज कंसिडरेशन था। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा अगर अच्छे से वेरीफाई करूँ तो IV किसके इक्वल हो गया कि जो परचेज कंसिडरेशन है एज पर नेट असेट मेथड उसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ शेयर से। अब मुझे परचेज कंसिडरेशन निकालना है एज पर इंट्रिंसिक वर्थ मेथड, तो जो नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड में थे वो क्या हो गए, इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे।
फॉर एग्जाम्पल कि जो ए लिमिटेड है वो अमलगमेट करती है बी लिमिटेड को और डिसाइड करा कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी वो 15 रुपीज़ होगी, और जो बी लिमिटेड की शेयर कैपिटल है, सब्सक्राइब कैपिटल है, उसमें क्या है 4 लाख के इक्विटी शेयर्स है और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ है। अगर हमें यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन निकालना है तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए 4 लाख, और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है शेयर की 15 रुपीज़, तो 4 लाख को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 लाख क्या हो जाएगा, ये परचेज कंसिडरेशन हो जाएगा। तो सेम ऐसे ही अगर हमें इंट्रिंसिक वैल्यू गिवन है और जो परचेज कंसिडरेशन गिवन है तो जो हम नंबर ऑफ शेयर्स है उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करने के हमारे पास 4 मेथड्स है। फर्स्ट मेथड क्या था, लमसम पेमेंट मेथड। इस मेथड में जो ट्रांसफर कंपनी है वो सारी की सारी पेमेंट है एक साथ कर देगी ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर्स को। सेकंड मेथड क्या था, नेट पेमेंट मेथड। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करने के लिए। इसमें जो भी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करनी है वो इंक्लूड की जाएगी, डिबेंचर होल्डर्स को या आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को जो पेमेंट करी है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती, जो वाइंडिंग अप की कॉस्ट है उसको भी इसके अंडर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। थर्ड मेथड क्या है, नेट असेट मेथड। ये कब यूज़ होता है, जब नेट पेमेंट मेथड को हम यूज़ नहीं कर सकते और परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करने के लिए। और नेट असेट मेथड के अकॉर्डिंग कैसे आएगा, असेट्स में से आप लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दोगे और सिर्फ उन्हीं असेट्स और लाइबिलिटीज़ की अग्रीड वैल्यू को इंक्लूड करना है जिसको ट्रांसफर कंपनी ने अक्वायर किया था। इसमें जो फिक्टिशियस असेट है उनके बैलेंस को इंक्लूड नहीं किया जाएगा और जो गुडविल है उसमें असेट्स में इंक्लूड होंगी और जो भी प्रीपेड एक्सपेंसेस है वो भी इंक्लूड किए जाएंगे। फोर्थ मेथड क्या है, इंट्रिंसिक वर्थ मेथड। ये नेट जो असेट मेथड है उसी का ही थोड़ा सा वेरिएशन है, बिल्कुल सेम टू सेम है। इसमें क्या करते हैं कि जो नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे उन शेयर्स की इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ, जिससे हमारा जो परचेज कंसिडरेशन है वो आ जाएगा। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी को डाउट हो वो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।